हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला शुरू किए थे। उस क्रम में हम लोग अगले वीडियो पे देखते हैं। ये वीडियो यूपीएससी 2020 प्री और यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में बनाया है। बाकी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में भी ये वीडियो आपको बेनिफिट या लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक 2020 आर्थिकी देखेंगे। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 2020 है, डाटा सोर्सेज इकोनॉमिक सर्वे 2020 से संदर्भ में। ये आर्थिकी है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी है 2020 का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है 2020 के संदर्भ में। ये डेटा सोर्सेज इकोनॉमिक सर्वे 2020 से लिए गए आंकड़े हैं। तो हम लोग कृषि क्षेत्र में समृद्धि दर, जिसे जीबीए बोलते हैं, तो 2014-15 के संदर्भ में देख सकते हैं। ये 18.2 था। खासकर हमको 19-20 और खासकर 18-19 के दो आंकड़े ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको दो बता दे रहे हैं। 14-15 में 18.2 और 18-19 में देखेंगे तो ये 16.1 था। और हम 19-20 के आंकड़े देखेंगे, सबसे खासकर आंकड़ा यही है, आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा तो 19-20 का आंकड़ा ज़्यादातर कारगर है। तो राष्ट्रीय आय में योगदान इसका था 16.5%। तो इस आंकड़े को आप याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र में जो समृद्धि दर है, जीबीए है, ग्रास वैल्यू एडेड जिसे बोलते हैं, इसे 19-20 में आप देखेंगे ये राष्ट्रीय आय में योगदान 16.5% है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे हम देखें वर्ष 2018-19 में भारत की प्रमुख फसलों में मशीनीकरण का स्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वर्तमान में भारत में फसलों की बुवाई और कटाई के लिए मशीनीकरण का उपयोग बढ़ रहा है। इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, या आपको स्टेट कमीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस एरिया में, कोई हो सकता खास एरिया पूछ ले, तो ऐसा हमें लगता नहीं। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को याद रखें कि भारत में अब जो है फसलों की निराई, कटाई, बुआई के लिए अब क्या है, मशीनीकरण का उपयोग हो रहा है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। आप देख सकते हैं परसेंटेज एरिया, इसलिए मैंने ये आंकड़ा आपको डाले हैं कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARD के लिए गए आंकड़े हैं। हम देखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और उपभोक्ता भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्पादक है, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, आप देखेंगे। और वर्ष 2018-19 में कुल दूध उत्पादन है जो 187.7 मिलियन टन, जो वृद्धि दर आप देखेंगे 18-19 में ये 6.5% की है वृद्धि दर। और कुल मछली उत्पादन में देखेंगे तो मछली उत्पादन में आप देखेंगे तो अंतर्देशीय और समुद्री दोनों को अलग अलग आंकड़े भी देखने होते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से देखेंगे तो यह आंकड़ा आपका दोनों को मिला के दिया गया है 18-19 में। तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है और गुजरात है। ये आंकड़े खासकर आप यूपीपीसीएस 2020 के संदर्भ में ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाएंगे क्योंकि यूपीपीसीएस इनसे सीधे क्वेश्चन बनाता है और यूपीएससी यहाँ से आपको स्टेटमेंट दे सकती है या कभी कभी ऐसे आंकड़े भी पूछ लेती है। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और फिर गुजरात, ये कुल मछली उत्पादन में है। मछली उत्पादन में इसमें अंतर्देशीय मतलब इंटरनल जो आपके तालाब, झीलों की है और समुद्री जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, दोनों को मिला के दिया गया है ये आंकड़ा। आगे हम देखेंगे परिवहन यातायात के संदर्भ में। तो 2017-18 में ग्रास वैल्यू एडेड में परिवहन क्षेत्र का योगदान, ठीक है, आप देखेंगे कितना है, परिवहन क्षेत्र का योगदान 4.77% है, जिसमें सड़क परिवहन अकेले आप देखेंगे सड़क परिवहन का कितना है 3.06% और रेलवे का 0.75% है। हवाई यातायात का 0.15% है और जल परिवहन में देखेंगे तो 0.06% है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ये रहेगी कि परिवहन क्षेत्र में जो योगदान है वो सीरियल या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपसे ये क्वेश्चन लगाने को पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे तो परिवहन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़क है नंबर 1 पे, नंबर 2 रेलवे है, नंबर 3 आपको हवाई यातायात है, नंबर 4 जल परिवहन है। सबसे कम अभी भारत में जो है परिवहन क्षेत्र में योगदान जल परिवहन का है
और आप देखेंगे भारत में अगर सड़क नेटवर्क की लंबाई देखो तो कितने लाख किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसे कहीं भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है और यूपीपीसीएस भी पूछती है। तो 59.64 लाख किलोमीटर के संदर्भ में ये आंकड़ा है। और आप देखेंगे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं इसमें सड़क नेटवर्क में कुल, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 1.32 लाख किलोमीटर है। और प्रतिदिन सड़क निर्माण दर कितनी है, तो प्रतिदिन भारत 29.7 किलोमीटर आप जो है सड़क का निर्माण करता है, हाईवे का जो आपकी रोड है वो प्रतिदिन भारत जो है 29.7 किलोमीटर का निर्माण करता है। और नगर निगम के क्षेत्र में दुनिया के 3 सबसे बड़े घरेलू बाजार देखोगे, ठीक है। ये जो है आपको नगर विमानन के क्षेत्र में है, मैंने आपको गलत बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। तो नगर विमानन के क्षेत्र में दुनिया के 3 सबसे बड़े घरेलू बाजार देखोगे तो यूएसए है, चीन है और भारत है। ये आंकड़ा आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो। यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में दुनिया में भारत नगर विमानन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पे है, ऐसा ही सेम आपको स्टेटमेंट यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है। यूपीपीसीएस आपसे सीधे क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकती है, ठीक है। यूपीपीसीएस भी इस संदर्भ में आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस आंकड़े को लगवा सकती है। तो सबसे ज्यादा यूएसए, चीन और भारत है। भारत में एयरक्राफ्ट सीट क्षमता देखोगे 2018 के संदर्भ में, तो एयरक्राफ्ट सीट क्षमता आप देखेंगे 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट है। हम आगे अगर चर्चा करें तो 2018-19 में कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन देखेंगे तो 730.4 मिलियन टन है, विद इंक्रीज ऑफ 8.1% है। और हम बात करें आगे 1 अप्रैल 2018 को भारत में कोयले की कुल संचित भंडार देखेंगे तो भारत में कुल संचित भंडार आप मिलियन टन में याद रखें, सबसे है कि आप बिलियन में याद रखें, याद रहेगा। इंक्रीज है कोयले, भारत में कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन आप पहले तो आप याद रखें कि इंक्रीज फॉर्म में अभी बढ़ते हुए फॉर्म में है, तो ये 18-19 में 8.1% आपका बढ़ोतरी हुई थी। और मिलियन टन में आप देख लेंगे 730, आंकड़ा याद रखें ना रखें लेकिन इंक्रीज फॉर्म में याद रखें क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2018 को भारत में कोयले की कुल संचित भंडार आप देखेंगे तो 319.022 बिलियन टन है। अब समस्त वस्त्र उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे भारत के कुल निर्यात में 2018 में 18-19 में आप समस्त वस्त्र उत्पादन के निर्यात में प्रतिशत है तो 12% जो है आपका निर्यात करता है भारत वस्त्र उत्पादन। हमारे हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादन के निर्यात में मिलियन अमेरिकी डॉलर में आप इस चीज में देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ डेटा दिया है, आपको कोई डेटा देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये आंकड़ा बहुत है अपने आप में। आगे आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीबीए में योगदान आप देखेंगे तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे 55.3% वृद्धि दर है ये, और ये है योगदान 55.3%। और वृद्धि दर में देखेंगे तो वृद्धि दर है 9.1% है वृद्धि दर। ये आंकड़ा आपको दोनों तरफ पूछा जा सकता है कि भारतीय सेवा क्षेत्र का में योगदान कितने परसेंट है। ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पीसीएस प्री, यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा जा सकता है, या पीपीपीसीएस प्री अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आप वृद्धि भी याद रखिएगा, वृद्धि आपका है 9.1% और जीबीए में योगदान है सेवा सेक्टर सर्विस सेक्टर का 55.3%, ठीक। अब आगे अगर बात करें सर्विस सेक्टर में भी आप देखेंगे अलग अलग एरियाज हैं कुल सेवाओं में, तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधी सेवाएं हैं, ठीक है। कुल सेवाएं तो इतनी हैं जिसमें 55.3% है, ठीक है। 19-20 का आंकड़ा दे रहे हैं तो इसी को आपको याद रखना है क्योंकि आंकड़ा आ चुका है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक। और आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, ये पहले स्थान पे हैं जो 221.3% है परसेंटेज में। यह सारे आंकड़े हैं, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे सर्विस सेक्टर में भी तो फाइनेंस, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में है। दूसरे स्तर पर देखेंगे तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं ये दूसरे नंबर पे हैं जिसमें 18.3% है। और लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं आप देखेंगे
15.6% में है। ठीक, ये सारी ये भी सेवाएं हैं सभी। तो अलग अलग सेवाओं का सीरियल भी पूछा जा सकता है, एरिया भी सबसे ज़्यादा कि इसमें सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा किसका है। तो आप जानेंगे कि वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं का जो है सर्विस सेक्टर में योगदान ज़्यादा है, जिनका परसेंटेज 21.3 है। ठीक, याद रखिएगा इसे। अब हम देखते हैं स्टेट जीबीए में सर्विस सेक्टर का वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक अंशदान करने वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे। ठीक है, सर्विस सेक्टर में अगर देखेंगे वित्तीय वर्ष 19-20 में सर्वाधिक अंशदान करने वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा अंडमान निकोबार। ठीक, आप याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगर केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए, यूपी में अगर पूछा जाएगा तो एक आंकड़ा पूछा जाएगा। अगर केंद्र शासित संदर्भ में पूछा जाए तो आप इसे चंडीगढ़ मारिएगा, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए 19-20 में राज्य के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो आप राज्य में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये कर्नाटक का है, फिर मणिपुर का है, फिर तेलंगाना का है। ऐसा याद रखिएगा, अलग अलग आंकड़े हैं। तो आप जो नॉन टेरिटरीज स्टेट हैं उसमें आप चंडीगढ़ जाएंगे, और जो स्टेट हैं उसमें आप कर्नाटक जाएंगे, फिर मणिपुर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के जो स्टेट जीबी में सेवा क्षेत्र का जो वित्तीय वर्ष 19-20 में योगदान देखेंगे तो 48.8% है। इसको आप यूपी स्पेशल के संदर्भ में याद रखेंगे। ठीक है, ये आंकड़े। आगे हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन, आप अलग अलग राज्यों का देख सकते हैं। हमने आपको जो पहले 3 पे थे वो आपको बता दिए, यूपी का भी बता दिया है। आगे हम बात करें तो ये सभी अलग अलग राज्यों के हैं। आगे हम बात करें तो WTO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी देखेंगे। ठीक है, व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में अगर देखेंगे भारत की हिस्सेदारी 3.5% है। और देखें WTO की ये रिपोर्ट है 18 में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ये यूपीएससी के संदर्भ में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है वैश्विक स्तर के संदर्भ में। भारत का इस मामले में 8वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे WTO की रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात जो है भारत 8वें स्थान पे आता है। और शीर्ष 3 देश हैं इसके, USA, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी। ये शीर्ष 3 देश आते हैं जो WTO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में जो है विश्व में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात की भारत की हिस्सेदारी 3.5% और भारत का स्थान 8वां। और 3 देश आप देखेंगे तो USA, ब्रिटेन, जर्मनी। आपसे स्टेट यूपी में भी पूछे जा सकते हैं, खासकर आप इस आंकड़े को यूपी के संदर्भ में देखें। ठीक है, USA, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी। भारत का स्थान भी आप देखेंगे तो 8वां इस संदर्भ में देखेंगे। ये WTO की रिपोर्ट के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा आप। और सर्वोच्च 10 निर्यातक सेवाओं में व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के संदर्भ में देखेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। 3 आपको दिए हैं, भारत का स्थान आपको 8वें नंबर पे दिखेगा। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे है। और ये आप देख सकते हैं इसका आंकड़ा ये 3.5% है। और इसका आपको परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी देखें। और आगे देखेंगे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में भारत का स्थान। ठीक, यूपी का खास जो पसंदीदा क्वेश्चन है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान, यूपी वाले पर्यटक से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछते हैं। तो आप देखिए जो है यूपी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो आगमन में भारत का स्थान 2018 में देखेंगे तो 22वां स्थान था। ठीक है, हिस्सेदारी है 1.24%। ठीक है, 2018 में 22वां स्थान है। और विश्व पर्यटक में आय में भारत का स्थान 2018 में आप देखेंगे 13वां स्थान था। ठीक है, आप रैंकिंग देखेंगे 22वीं है। और जो इनकम के संदर्भ में देखेंगे तो विश्व में 13 जो है उसका स्थान है। और हिस्सा देखेंगे तो 1.97% है ये इनकम के संदर्भ में विश्व में। और वर्ष 2019 में यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% का योगदान दिया है। ठीक है, आप देखेंगे जो आप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2019 में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य की जो भूमिका है उसमें सकल घरेलू उत्पाद में जो है 9.3% का योगदान दिया है और 5.9% की निवेश प्राप्त किया है। ठीक है, आप दोनों आंकड़े याद रखेंगे।
एक तो 9.3% का जो योगदान है उसे, और 5.9% का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही अलग अलग आंकड़े हैं। इस संदर्भ में याद रखेंगे 9.3, 5.9% का निवेश। आगे देखेंगे तो भारत एवं विश्व में विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और पर्यटक से आय आपको अलग अलग दिखेगा। तो आप भारत में विदेशी जो FTA है, ठीक है, पूछा जा सकता है भारत में विदेशी पर्यटक आगमन FTA जो फॉरेन ट्रेड है, ये जो है आप देखेंगे तो 10.56 है, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, ठीक है, HA, ठीक है, मिलियन के संदर्भ में देखेंगे अलग अलग हैं। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन मिलियन के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप इसे 18 का आंकड़ा याद रखिएगा, तो 1401 है। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा देखेंगे तो 1.2% है, ये आपको बता चुके हैं हम। और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान 22वां है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। एशिया प्रशांत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का प्रतिशत हिस्सा, ये क्वेश्चन आपसे यूपी में भी पूछा जा सकता है और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ये है 5.01% है, याद रखिएगा इसे। एशिया प्रांत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का स्थान 7वां स्थान है। आप एशिया प्रांत के क्षेत्र में अगर भारत में पूछा जाए तो आप 7वां स्थान याद रखिएगा। अब विश्व पर्यटन में आय में भारत का हिस्सा आपको बता चुके हैं, क्या 1.97% है। अब विश्व पर्यटन में भारत की आय में आप 13वां स्थान प्राप्त है, ठीक है, 13वें नंबर पे आता है आय में, इनकम में। और बाकी आप आंकड़े छोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक। आपको 2 से 3 आंकड़े देखने हैं बेसिकली। और आप देखेंगे जो है थालीनॉमिक्स से क्या है, थालीनॉमिक्स, ठीक। थालीनॉमिक्स में देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति परिवार औसत जो व्यक्ति होते हैं, ठीक, 4.9 व्यक्ति होते हैं प्रति परिवार। जो भारत में औसत व्यक्ति कितने माने गए हैं प्रति परिवार में, तो 4.9 पर जो व्यक्ति एक परिवार में माने गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आप आंकड़ा याद रखिएगा। और थालीनॉमिक्स के सिद्धांत भोजन की प्रति थाली पर उपभोग व्यय और भोजन की कीमतों पर आधारित है, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि थालीनॉमिक्स क्या है, तो थालीनॉमिक्स का सिद्धांत है भोजन की प्रति थाली पर उपभोग व्यय और भोजन की कीमतों पर आधारित है, ठीक। थालीनॉमिक्स का सिद्धांत, आप थालीनॉमिक्स थ्योरी, आप थालीनॉमिक्स, तो भोजन की जो प्रति थाली पर उपभोग व्यय और भोजन की कीमतों पर आधारित है, ये आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। और वर्ष 2019-20 में सबसे किफ़ायती थाली मांसाहारी और एवं शाकाहारी दोनों ही झारखंड में थी, ठीक है। अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, मिसलेनियस है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें कि एक दिन में 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिदिन 2 थाली के लाभ क्या हैं, अलग अलग आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप देख लें इसे। और आगे बात करें शीर्ष तेल उपभोक्ता देशों में, आप देखेंगे ये उपभोक्ता हैं। भारत दुनिया में तीसरे क्रम में तेल उपभोक्ता देश है। प्रथम में देखेंगे तो USA है, यूनाइटेड स्टेट, आप देख सकते हैं। द्वितीय स्थान पे चीन है, आप देख सकते हैं, चीन के संदर्भ में है। और ये आंकड़ा 2017 के अनुसार है, आप याद रखिएगा। अभी नया आंकड़ा नहीं है, 2017 का ही आंकड़ा चल रहा है। और द्वितीय और तृतीय स्थान पे आपको पता है कि भारत है, तो तीसरे स्थान पे भारत है। भारत का जो परसेंटेज एरिया देखेंगे ये 3.34% है। USA, ये स्रोत लिया गया है USA ऊर्जा सूचना प्रशासन से लिया गया है। तेल में कच्चा तेल, अन्य सही पेट्रोलियम एवं जैव ईंधन भी शामिल हैं, याद रखिएगा। ये सिर्फ कच्चा मतलब आपको तेल नहीं है, इसमें कच्चा तेल भी है, अन्य सही पेट्रोलियम द्रव्य और जैव ईंधन सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो पहले स्थान पे आपका USA, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे भारत उपभोक्ता के मामले में है तेल में। आप देखेंगे 6 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति द्वारा समिति द्वारा क्या गया, जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2021 में द्विमासिक जो है मौद्रिक नीति थी, ठीक। अभी नया आंकड़ा है 6 अगस्त का है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे आंकड़े से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत जो है क्या क्या CRR, SLR और
LAF, ये सारे MSF, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम कितनी हैं। तो जून 2020 में वार्षिक महंगाई की दर 2020 में, ठीक है, 5.8% के मुकाबले 6.1% हो गई। मतलब आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट इस संदर्भ में बढ़ सकता है कि वर्तमान में जो महंगाई है पिछले कुछ महीनों या पिछले साल की तुलना में बढ़ी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे वित्तीय वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ में नेगेटिव रहने का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ नेगेटिव, इस स्टेटमेंट को आप दोनों जगह मान के चलिए, कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष कोरोना के कारण जो है कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्थाएं ना के बराबर अपना योगदान कर सकें कोई भी एरिया। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF, बैंक दर, ये सभी 4.2% है। तो रिवर्स रेपो याद रखने का सबसे अच्छा है आपको SLR याद रखें। SLR आपका 18% है और CRR आपका 3% है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, दो याद रखें, CRR और SLR। तो CRR आपका 3% है, SLR आपका 18% है। आगे बात करें मौद्रिक नीति समिति की संरचना के संदर्भ में, तो केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम और 1934 की धारा 45ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किया है। ये 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति है MPC। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ये जो आपके शशिकांत दास हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी, आप अलग अलग हैं। आप इसका याद रख सकते हैं कि मौद्रिक नीति की संरचना में केंद्र सरकार ने 2016 में संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा, ये धारा भी पूछी भी जा सकती है कहीं भी, तो 45ZB के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है, क्योंकि ये 2016 में गठित की गई थी। और मौद्रिक नीति के सदस्य में आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के और एक अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया गया जाना है। सदस्य पदेन सदस्य हैं डॉक्टर मधुर सागर इस समय, चेतन अलग अलग हैं, ये आशाई के हैं। बाकी आप मान के चलिए कि ये 6 लोग होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बाकी सारे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखें। अगस्त 2020 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में देखेंगे क्या है। इस सूची में विश्व में 500 सबसे बड़ी कंपनियों को सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून की 100 सूची में शामिल होने वाली भारत की रिलायंस इंडस्ट्री 96 नंबर पर एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक है, तो और इसके पश्चात इंडिया ऑयल को 191 स्थान है, ऑयल एंड नेचुरल गैस को 190 स्थान मतलब स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सबसे पहले मानेंगे कि भारत की कंपनियों के जो स्थान है, सबसे ज़्यादा फॉर्च्यून जो ग्लोबल 500 है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 96 पे है, फिर इंडिया ऑयल है 191 स्थान पे, और ऑयल एंड नेचुरल गैसेस 190 स्थान पे है। आप देखेंगे कौन से 3 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रक्षा उत्पादन और निर्यातन संबंधी नीति 2020 के ड्राफ्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक एरोस्पेस एवं रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए US 5 बिलियन के निर्यात सहित जो है इतने करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप इसे देख सकते हैं, जो है अगस्त 2020 को था रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संबंधी संवर्धन नीति जो है 2020 के ड्राफ्ट के अनुसार 2025 तक क्या होगा, एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ जो है $5 बिलियन के संदर्भ में। ठीक है, निर्यात के और सहित 1 लाख जो है 75,000 करोड़ रुपए मतलब $25 बिलियन जो है कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्यात के संदर्भ में 5 बिलियन है और जो कारोबार के संदर्भ में $25 बिलियन है, याद रखिएगा इसे। और जुलाई 2020 में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, ठीक है, ये विज्ञान आधारित है लक्ष्य पहल SBTI के लिए
प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करके ऐसा करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है जिसने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI के प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है पहला भारत का पहला बंदरगाह बना है। तो यह है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो जुलाई 2020 में इसने ये हस्ताक्षर किए हैं। आप रुपए के संदर्भ में देखेंगे तो रुपए नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड का नाम है SBM स्कॉन रुपए बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो रुपए के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो क्रेडिट कार्ड का नाम है SBM स्कॉन इंस्कास रुपए बिजनेस कार्ड है, स्कॉन नहीं है, इंस्कास रुपए बिजनेस कार्ड, ठीक है। याद रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है ये। और लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है SBM बैंक इंडिया इन कैश, ठीक है। इन कैश के संदर्भ में इन कैश यप का मतलब है बाई AP, तब रुपये के मध्य हुआ है ये समझौता हुआ है। इसमें तीन देखो SBI बैंक है, बैंक इंडिया, SBM बैंक इंडिया है, इन कैश है, यप है एवं रुपये के मध्य हुआ है। और आगे बात चर्चा करें तो आप देखेंगे देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और बेरोजगार लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किसने किया? तो दिल्ली सरकार ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। ये रोजगार बाजार जो पोर्टल है वो दिल्ली सरकार का है। और भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक बोलते हैं, ने विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु $250 मिलियन का ऋण किसको दिया है? मोजाम्बिक को दिया है। मोजाम्बिक एक देश है, कहाँ का है आप पता करिए, ठीक है। और मोजाम्बिक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो $250 मिलियन का एग्जिम बैंक ने दिया है मोजाम्बिक को। आगे देखेंगे कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार ने ADB द्वारा संचालित कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एवं एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अंतर्गत हाल ही में अनुदान स्वीकृति किया है। $3 मिलियन का जो है अनुदान स्वीकृत किया है कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार ने। तो भारत सरकार द्वारा ADB, ठीक है, द्वारा संचालित कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एवं एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, आप ये भी याद रखेंगे कि ADB द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो है संचालित है कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अंतर्गत हाल ही में अनुदान स्वीकृत किया गया है। तो वो $3 मिलियन का, ठीक है, याद रखिएगा। और ADB आगे बताएंगे भारत पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार जो है वर्ष 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 राज्य थे। 2019 में देखेंगे तो 19 के अनुसार वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटकों, आप देखेंगे यहाँ स्वदेशी पर्यटकों की चर्चा है, याद रखिएगा इसे। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उद्योग क्षेत्र के 8 मूल उद्योगों की अगर संदर्भ में चर्चा करें तो भारतीय उद्योग क्षेत्र में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज जो मूल उद्योगों को माना गया है। कुल औद्योगिक उत्पादन में जो औद्योगिक उत्पादन है इसमें योगदान है, इसमें 37.90% इनका योगदान है। जो भारत की कोर इंडस्ट्री है इसमें 8 क्षेत्रों को रखा गया है जो कुल औद्योगिक उत्पादन में अपना योगदान 37.90% रखा गया है। आगे देखेंगे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इसमें पहला आप देखेंगे तो नाम पूछा जा सकता है कि भारत में कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा एरिया आता है। पहला है कोर इंडस्ट्रीज में कच्चा तेल, दूसरा है पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड उत्पादन, तीसरा है प्राकृतिक गैस, और चौथा है उर्वरक, और पांचवा है कोयला, और छठा है विद्युत, और सातवां है सीमेंट, और आठवां है तैयार इस्पात। आप इस्पात नहीं है, ध्यान रखने का, तैयार इस्पात है वो कोर इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है, और कच्चा इस्पात है वो कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं है। तो तैयार इस्पात है कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा, इस चीज को याद रखें आप। वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र तथा अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा आप देखेंगे तो लघु उद्योग है जो है MSME का हिस्सा है
31% है, याद रखिएगा विनिर्माण क्षेत्र में। अब 12 मई 2017 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है IIP, ठीक है, आधार वर्ष है, ठीक है। 12 मई 2017 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 11-12 में, पहले 4-5 में था। कुल मदों की संख्या 809 है, कुल मदों की संख्या में 804, कुल मदों की संख्या 407, पहले 399 थी। आप छोड़ दें इसको, आधार वर्ष आप याद रखेंगे, बस पहला ही क्वेश्चन है कि जो 12 मई 2017 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था IIP, आधार वर्ष इसका 11-12 था, पहले ये 4-5 था, अब ये 11-12 हो गया है। बस आप इसी क्षेत्र, इसी एरिया को याद रखेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे, क्योंकि यही पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो क्षेत्रवार भारांश के संदर्भ में देखेंगे औद्योगिक, तो खनन में आप देखेंगे जो 14.37% है, विनिर्माण में देखेंगे 77.63% है, और विद्युत में 7.99% आप दिखेगा। तो खनन, विनिर्माण और विद्युत याद रखें। नवीनतम आंकड़े USDA के मई 2020 में विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश देखेंगे, ठीक है, चावल निर्यातक देखेंगे 2020 के मई 2020 के आंकड़ों में। तो सबसे ज़्यादा आप निर्यात भारत कर रहा है चावल, इसके बाद थाईलैंड है, फिर वियतनाम है, फिर पाकिस्तान है, फिर USA है। तो चावल निर्यात में भारत का स्थान प्रथम है निर्यातक देशों में, भारत, और भारत के बाद थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद वियतनाम है। ये 3 क्रम तो आपको याद रखने होंगे, ठीक, 3 नंबर तक, बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत कभी कभी UPPCH पहले और दूसरे के बाद तीसरे स्थान को पूछता है। तो भारत पहला, दूसरा थाईलैंड, तीसरा वियतनाम, याद रखिएगा। चौथा पाकिस्तान है, 5वां USA है। तो भारत, थाईलैंड, वियतनाम, इतने याद रखें आप। भारत में चर्म वस्तु, लेदर गुड्स निर्यात के शीर्ष गंतव्य देश देखेंगे, तो भारत से चर्म, जो लेदर गुड्स का जो होता है निर्यात, इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो USA को होता है, फिर जर्मनी को होता है, फिर UK को होता है। याद रखें, 3 आंकड़ा आपको याद रखे हैं, USA, जर्मनी, UK। और भारतीय कपड़े में सबसे बड़े आयातक देश देखेंगे 2018 के संदर्भ में, तो कपड़े के संदर्भ में सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है, ठीक है। भारतीय कपड़े के सबसे बड़े आयातक देश हैं कि तो USA, बांग्लादेश और UAE, ठीक है, USA, बांग्लादेश और UAE। भारत के जो शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों के संदर्भ में देखोगे, भारत को शस्त्र जो आपूर्तिकर्ता देखते हैं, ये 2015 और 19 की जो सिपली रिपोर्ट थी, ठीक है, पहले स्थान पर रूस है, सबसे ज़्यादा भारत रूस से मंगाता है, फिर इजराइल से मंगाता है, फिर फ्रांस से मंगाता है। अभी USA से जो मंगाता है उसका अभी आपूर्तिकर्ता इसमें नाम नहीं दिया है। आगे देखें, भारत और मांस में निर्मित वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में आप देखेंगे, मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी देखेंगे 5.31% है, और केवल मांस उत्पादन में 2.7% की हिस्सेदारी है। यह फेयर रिपोर्ट 2018 की प्रति में है। उत्तर प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2019 को प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें आप देखेंगे तो प्रति माह, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो है 1 अक्टूबर 2019 को प्रभावी जो न्यूनतम जो मजदूरी है लोगों की, लेबर जो चार्जेज हैं, वो अकुशल श्रमिकों के लिए आप देखेंगे ये सारी प्रति माह के संदर्भ में है। तो अकुशल श्रमिकों के लिए 8,278.94 रुपये रखी गई है, और अर्ध कुशल के लिए जो है 9,106.83, ये भी याद रख सकते हैं। और कुशल कामगार के लिए जो रखी गई है वो 10,201.9999 रुपये रखी गई है। आगे देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना क्या है, मिनिमम आपको रखा है, कभी आपसे पूछा जाए तो आप रखें एक बार नजर। 1 जून 2020 को जारी MSP 2021 में सामान्य धान का MSP 1868 रुपये, धान A ग्रेड का देखेंगे आप तो MSP 1888 रुपये निर्धारित है। तो गेहूं का MSP रेट 19-20 में 1925 रुपये है। गन्ना पेराई क्षेत्र देखेंगे सर 1 अक्टूबर 2020 तथा सितंबर 2021 में गन्ना की FRP आर्थिक मामलों की जो रिपोर्ट है
गन्ना पेराई क्षेत्र में आप देखेंगे, ठीक है। गेहूं का एमएसपी निर्धारित है 19-20 में 1925 रुपए, ठीक है। 19-20 में आप देखेंगे ये 1925 रुपए निर्धारित था। और गन्ना पेराई सत्र में आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। गन्ना पेराई में एफआरपी जो रखा है आर्थिक मामलों की केंद्र मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा निर्धारित किया गया है, जो 10 रुपए बढ़ा है, अब 285 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है। यही आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है। देश के 3 एयरपोर्ट 50 वर्षों हेतु पीपी मॉडल पर लीज पर दिए गए हैं, ठीक है। जो 50 एयरपोर्ट हैं पीपी मॉडल पर दिए गए हैं, तो इसमें है जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू बचत दर देखेंगे जीडीपी के रूप में, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे घरेलू बचत क्षेत्र है 17.2% है, कारपोरेट का 11.6% है और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर है जो 1.7%। ये आप याद रखेंगे। तीनों ही सीरियल से क्रम में डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में पूछेंगे, या फिर एक का पूछ सकते हैं या एक का अलग अलग कोई पूछ सकते हैं। तो घरेलू क्षेत्र में आप देखेंगे 17.2, कारपोरेट क्षेत्र में आप देखेंगे 16.6 और सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखेंगे 1.7। अब आगे हम चर्चा करें आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा पर जो है परिरक्षित भंडार मार्च 21 मार्च 1920 को जो है 30,29,674 करोड़ रुपए था, जबकि 12 जून 2020 तक यह 31,54,447 करोड़ रुपए था। ये आपकी आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, 2020 की है। विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षित भंडार आप देखेंगे तो 2020 को आप देखेंगे ये मार्च का है, ये जून का है, तो आप देखेंगे कि अभी ये बढ़ गया है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जब अलग अलग आंकड़े हर महीने अलग अलग घटते बढ़ रहे हैं, तो आप इसे पहला जून वाला याद रख सकते हैं। 31,54,000 और 474 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय जो ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट है, वर्ष 2018 में विश्व में सर्वाधिक बाह्य ऋण आप देखेंगे, बाहरी ऋण जो ऋण स्टॉक का भार है, टोटल एक्सटर्नल डेबिट जो हुए थे उसमें 3 देशों हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा चीन है, ब्राजील है, फिर भारत है। ये आंकड़ा यूपी वाला कई बार पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी रिपोर्ट है विश्व की, इसमें विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है। इसमें सर्वाधिक बाह्य ऋण आप देखेंगे तो भार आप देखेंगे सबसे ज्यादा चीन, ब्राजील और भारत है तीसरे स्थान पर। अप्रैल 2000 मार्च 2020 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात हो रही है, ठीक है। आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र थे, तो सबसे ज्यादा आप एफडीआई क्षेत्र में पहले नंबर पे है, आप देखेंगे सेवा क्षेत्र ने एफडीआई ने जो आकर्षित किया। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर था, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे दूरसंचार है, और चौथे नंबर पे आप देखेंगे व्यापार है, और 5वें नंबर पे देखेंगे विनिर्माण एवं विकास है। ऐसा हुआ है। पहले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र जो पहला सेवा, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, तीसरा दूरसंचार है, चौथा व्यापार है, 5वां निर्माण विकास है। हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे भारत के वित्तीय वर्ष 2019-20 में रिकॉर्डेड जो है 49.97 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। यह वित्तीय वर्ष 18-19 की तुलना में जो है 13% अधिक है। याद रखिएगा 19-20 में जो है जो रिकॉर्डेड आप कहते हैं कि एफडीआई जो है 49.97 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। ये 18-19 की तुलना में ज़्यादा है, 13% अधिक है। फरवरी 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों में अनुमानित अप्रूव्ड क्रियात्मक जो है ऑपरेशनल सेज की वर्तमान स्थिति सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। सबसे अधिक सेज देखेंगे तो सबसे अधिक है महाराष्ट्र में, इसके बाद आप क्रमशः तमिलनाडु की बात करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में सेज की जो वर्तमान स्थिति है, जो अप्रूव भी हैं और जो ऑपरेशनल भी हैं, क्रियात्मक भी हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु और तेलंगाना है। आगे हम चर्चा करें तो न्यूनतम पंजीकरण प्रणाली
SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा मई 2020 में जारी बुलेटिन के प्रमुख तथ्य थे। बुलेटिन के अनुसार 2018 में शिशु मृत्यु दर सबसे कम देखेंगे तो नागालैंड का। यूपी के संदर्भ में सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बुलेटिन में आप देखेंगे न्यूनतम पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा मई 2020 में जारी बुलेटिन के प्रमुख तत्वों में 2018 में शिशु मृत्यु दर में आप देखेंगे वो सबसे कम नागालैंड है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, आज भी 48 है और 4 नागालैंड का है। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया बोला जाता है। और दूसरी बात करें SRS बुलेटिन के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में जन्म दर देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में जन्म दर है 16.7 और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर देखेंगे तो 21.6 है। याद रखिएगा, अभी भी ग्रामीण एरिया में क्या है, जन्म दर ज़्यादा है और पहले की तुलना में घटा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण एरिया में जन्म रेट ज़्यादा है, जन्म दर। और बुलेटिन के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर देखेंगे तो सर्वाधिक जन्म दर बड़े राज्यों में बिहार में है और बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर देखेंगे तो केरल में है। आप इसका कारण समझ सकते हैं, जहाँ यहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है और अभी बिहार में उतनी लिटरेसी नहीं है। आगे देखेंगे तो SRS बुलेटिन के अनुसार आप देखेंगे भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर देखेंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार समूह है अगर सबसे कम देखेंगे, ठीक है। भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों में सबसे कम देखेंगे तो अंडमान में है। ये सारे आंकड़े आप याद रखें, ठीक है। खासकर सबसे अधिक सबसे कम वाला तो आप पक्का याद रखिए क्योंकि यहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे चर्चा करें SRS बुलेटिन जो है 2020 के अनुसार शीर्ष जन्म दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में देखेंगे। सबसे ज़्यादा बिहार 26.2 बताया था, उसके पीछे उत्तर प्रदेश लगा ही रहता है, भाई है उसका तो 25.6 है और उसके नीचे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आप ऊपर से चलिए, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लगाते जाइए सीरियल क्रम में, एक लाइन खींच दीजिए ऐसे उत्तर बिहार से, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आप पहुंच जाएंगे। तो देख लीजिए बिहार में 26.2, उत्तर प्रदेश में 25.6 और मध्य प्रदेश में 24.6। अब SR बुलेटिन 2020 के अनुसार न्यूनतम जन्म दर वाले, अब यहाँ न्यूनतम की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करें तो देखेंगे कि सबसे कम न्यूनतम ये शीर्ष थे, याद रखिएगा ये न्यूनतम है। तो न्यूनतम में अंडमान निकोबार, फिर गोवा, फिर नागालैंड आप याद रखेंगे, ठीक है। न्यूनतम में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार है, फिर गोवा है और सबसे नागालैंड तीसरे स्थान पे रखा गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ गोवा 12.4 के साथ दूसरे स्थान पे है। लेकिन हम जब पहले आंकड़े पढ़ते हैं तो जो मृत्यु दर के संदर्भ में ये है कि नागालैंड सबसे कम है, ठीक। और यहाँ देखेंगे नागालैंड जन्म दर के मामले में भी तीसरे नंबर पे है, ठीक। आप ये याद रखिएगा, ठीक। मृत्यु दर सबसे कम नागालैंड में है लेकिन जन्म दर के मामले में भारत में ये तीसरा स्थान रखता है, इसलिए इसे आप खास कर याद रखेंगे। तो नागालैंड को, तो अंडमान निकोबार और गोवा और नागालैंड को आगे हम चर्चा करें तो SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर आप देखेंगे 2018 के अनुसार, ठीक है। भारत में मृत्यु दर है 6.2 प्रति हजार। 1971 में ये 14.9 थी, आप याद रख सकते हैं। इसे आप कहीं भी मिसलेनियस मेंस में भी आंकड़े इम्प्लीसिट कर सकते हैं कि भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारते हुए कितना योगदान अभी तक कर चुके हैं। 1971 में 14.9 थी, वहीं 2018 में 6.2 ये प्रति हजार में होती है, याद रखिएगा हमेशा। और जो शिशु मृत्यु दर भी है वो भी हजार में है, ये भी याद रखिएगा। ये सब हजार में आंकड़े, ठीक, लाख में नहीं है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर है तो 5.1 है और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखेंगे मृत्यु दर तो 6.7 है। और बुलेटिन में देखेंगे कि जो भारत में सबसे कम मृत्यु दर है तो भारत में आप सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली में मिलेगी, ठीक है, 3.3 है। ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे कम मृत्यु दर कहाँ है और सबसे अधिक मृत्यु दर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, 8। और यह शीर्ष मृत्यु दर 2018 में
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में देखेंगे, सबसे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आप देखेंगे क्या उड़ीसा भी आ जाएगा। उड़ीसा हालांकि लगा हुआ नहीं है लेकिन पड़ोस में ये मानेंगे, तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर पांडिचेरी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आप सबसे कम 2 याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि आप सब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। खासकर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का स्थान पंजाब के साथ है। आप याद रखिएगा कि पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है 6.6% है। आंध्र प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का स्थान है 6.7% है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और पुडुचेरी हिमाचल प्रदेश केरल में 6.9 है, ऐसा याद रखेंगे ये सभी। ठीक, ये मृत्यु दर के संदर्भ में आंकड़े हैं जो SRS बुलेटिन के आंकड़े हैं जो अभी जारी हुए थे 2018 के संदर्भ में है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा 2 याद रखेंगे। यूपी के संदर्भ में कि यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश को रखेंगे, दोनों ही बराबर हैं 6.6। आगे देख सकते हैं बुलेटिन जो है SRS की बुलेटिन है 2020 के अनुसार न्यूनतम मृत्यु दर 2018 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पे है, न्यूनतम के संदर्भ में बता चुके हैं। दूसरे स्थान पे नागालैंड है, तीसरे स्थान पे दादरा नगर हवेली है, ये राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। चौथे स्थान पे चंडीगढ़ है। आप 2 स्थान याद रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक, और राज्यों में आप देखेंगे तो राज्यों में आप न्यूनतम में नागालैंड को रखेंगे, पहले ही आंकड़े पे बताया था। दूसरे में पूछा जाएगा तो सिक्किम के साथ मणिपुर को रख सकते हैं। ठीक, तो नागालैंड मणिपुर पूछा जा सकता है, नागालैंड सिक्किम पूछा जा सकता है। ऐसे आपको कहीं भी अगर आपको ऑप्शन मिले आप उस ऑप्शन को मारेंगे, तो नागालैंड पहले, दूसरे में मणिपुर सिक्किम, कहीं भी मिले नागालैंड सिक्किम पूछ सकते हैं, नागालैंड मणिपुर पूछ सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। या ऐसा क्वेश्चन अगर बहुत टेढ़ा बनाएंगे तो ऐसा पूछेंगे कौन से ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ रखे गए हैं, तो मणिपुर, सिक्किम, दमन दीव तीनों एक साथ रखे गए हैं। भारत की प्राकृतिक वृद्धि दर देखेंगे तो जो प्राकृतिक वृद्धि दर है भारत में, नेचुरल जन्म दर है वो 13.8 है, 13.8 है। आगे देखें भारत की ग्रामीण प्राकृतिक वृद्धि दर देखेंगे तो ग्रामीण प्राकृतिक जो दर है वो 14.9 है ग्रामीण में, और शहरी में देखेंगे तो ये 11.6 है। ठीक है, 11.6 है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीण में प्राकृतिक जो जन्म दर है ये ये मृत्यु दर के संदर्भ में चर्चा हो रही है। हम आपको यहाँ पे ये जन्म दर है तो प्राकृतिक वृद्धि दर ही पूछी गई है, तो वृद्धि दर होगी जन्म दर से ही है। ठीक बोल रहा हूँ मैं, तो 13.8, 14.9 और शहरी में 11.6 है। भारत की सच मृत्यु दर देखेंगे। ठीक है, ये भारत की प्राकृतिक वृद्धि दर आप 13.8 इसे याद रखिएगा, मृत्यु दर के संदर्भ में आंकड़े हैं। और भारत में हाँ, इस आंकड़े को याद रखिएगा कि भारत की सच मृत्यु दर 32 प्रति हजार जीवित जन्म में से है, अभी भी यही रखी गई है। और भारत में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हजार है। ठीक है, और जीवित जन्म में से है। और भारत में शहरी मृत्यु दर 23 प्रति हजार जीवित जन्म में से है। ठीक, 32, 36 और 32 ये सभी भारत की शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार जीवित जन्म में है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 36 प्रति हजार जीवित जन्म में है। और भारत में शहरी शिशु मृत्यु दर है 23 प्रति हजार जीवित जन्म से। ये तीनों ही आंकड़े याद रखेंगे, बाकी चाहे तो आप भले याद ना रखें क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे जो SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 2018 में देखेंगे शीर्ष जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यूपी विशेषण में पूछा जा सकता है कि जो कितनी है, तो ये आंकड़ा भी आप याद रखेंगे 43 है, याद रखिएगा इसे। उत्तर प्रदेश में जो आगे बुलेटिन में देखेंगे सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले 2018 में, तो आपको बता चुके हैं नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, और केरल है। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में देख सकते हैं कि जन्म दर इसकी कितनी है SRS बुलेटिन के अनुसार 2020 के आंकड़ों में, तो जन्म दर आप देखेंगे जो है 25.6 है। और कुल ग्रामीण जन्म दर देखेंगे तो 26.6 है। और शहरी जन्म दर देखेंगे तो 22.6 है। और कुल मृत्यु दर देखेंगे
तो ये 6.6 है, और ग्रामीण मृत्यु दर देखेंगे तो ये 7 है, और शहरी मृत्यु दर देखेंगे तो 5.3 है, और कुल प्राकृतिक वृद्धि दर देख रहे हैं तो ये 19 है, और कुल प्राकृतिक ग्रामीण में अलग है, अलग अलग शहरों में दिया है। आप इस आंकड़े को यहाँ से देख सकते हैं कि केवल शिशु मृत्यु दर 43 है, ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे यूपी का स्थान आता है, क्योंकि अभी इसके दूसरे नंबर पे है, और कुल ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 46 है, और कुल शहरी शिशु मृत्यु दर 35 है। इस 3 आंकड़ों को देख सकते हैं। आर्थिक परिदृश्य एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में चर्चा करें तो रिजर्व बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत PSL जो है अंतर्गत कर्ज है, जो PSL के तहत स्टार्टअप को शामिल किया है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो PSL के स्टार्टअप शामिल किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2020 को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज PSL के तहत स्टार्टअप को शामिल किया है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। बाकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज जो है PSL के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों, कमजोर तबकों के लिए भी कर्ज बढ़ाए जाने की क्या है, घोषणा की गई है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज PSL के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों और ग्रामीण तबकों के लिए भी कर्ज बढ़ाए जाने की क्या है, घोषणा कर दी गई है। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है, और कमजोर तबकों के लिए भी अब कर्ज की सीमा बढ़ा दी गई है। और बैंकों को समायोजित शुद्ध जो बैंक कर्ज है या ऑफ बैलेंस शीट कर्ज ऋण समतुल्य राशि, जो दिया गया ऋण और भविष्य में दिया जाने वाला कर्ज का जोड़ जो भी अधिग्रह हो, उसका 40% जो है प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया, 40% है। तो बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है, जो समायोजित शुद्ध बैंक कर्ज या ऑफ बैलेंस शीट कर्ज ऋण समतुल्य राशि, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होता तो आपको ज़्यादा आसानी होता। मतलब दिया गया ऋण और भविष्य में दिया जाने वाला कर्ज, जो दे चुके हैं, जो आपसे देने वाला कर्ज है का जोड़ जो भी इसमें से अधिक होगा, उसका आप 40% प्राथमिक क्षेत्र को दोगे। आगे हम चर्चा करें। इससे पहले आप देखेंगे, इससे पहले RBI ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो PSL दिशा निर्देशों की समीक्षा अप्रैल 2015 में की थी, आप देखेंगे पॉजिटिव पे के अनुसार RBI द्वारा चेक में धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या किया था, 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा करने की घोषणा की थी। इसके वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे के होंगे, आप देखेंगे, ठीक। और आगे बात करें तो आप देखेंगे इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। ऐसा पॉजिटिव बे याद रखें, टर्मिनोलॉजी है कि RBI ने क्या किया, चेक में धोखाधड़ी को रोकने के लिए है 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव बे सुविधा शुरू की है। तो आप याद रखिए पॉजिटिव बे एक सुविधा है जो RBI ने शुरू की है। और वॉल्यूम क्या है, उसके मूल्य के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80%, ठीक है। वॉल्यूम को देखा गया 20 और वैल्यू उसकी है 80% के लेन देन 50,000 जो है रुपए की सीमा के दायरे में होंगे। अब आगे बात करें विज्ञान आधारित लक्ष्य। आपको अभी बताया था मैंने ये कि विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल क्या है, तो SBTI की बात हो रही है। के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं किसने, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल है, ठीक, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI के प्रतिबद्धता पत्र पर क्या हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा करने वाला यह पहला बंदरगाह भारत का है। SBTI वास्तव में CDP, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, WRI एवं WWF के बीच एक साझेदारी है। वास्तविक रूप से देखोगे तो SBTI क्या है, एक CDP, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, WRI, WWF के बीच क्या है, एक साझेदारी है जो कंपनियों के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मानक के स्तर से संबंधित है। ये आपसे UPSC में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान दें। आगे 50-50 का संयुक्त उपक्रम देखेंगे तो 50-50 का एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी और IOC की बात है, ये IOC ने शुरू किया है, आप याद रखिएगा इसे। अब हम फ्रांसीसी कंपनी टोटल, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम है टोटल, द्वारा एक 50-50 का संयुक्त उपक्रम लॉन्च किया गया है। संयुक्त उपक्रम JB का उद्देश्य है बेहतर गुणवत्ता वाले
बिटुमेन, ठीक, और कोल तार का निर्माण करना है। बेहतर गुणवत्ता वाले क्या है, बिटुमेन और कोल तार का क्या है, निर्माण होगा, जिसका उपयोग सड़क निर्माण क्षेत्र में किया जाएगा। यहाँ से भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन बनेंगे, यूपीपीसीएस की भी संभावना पूरी है बनने की। आगे हम चर्चा करें, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। तो केंद्र सरकार ने जो चुनिंदा देशों में सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनरल इंश्योरेंस रूल 2017 GFR 2017 को संशोधित कर दिया गया है। आप याद रखें इसीलिए कि जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 में संशोधन हो चुका है। केंद्र सरकार के चुनिंदा देशों के साथ सार्वजनिक खरीदारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 GFR 2017 को अब संशोधित किया गया है। इन देशों में भारत जो है सीमा साझा करने वाला देश शामिल है। अब इन देशों में भारत से सीमा साझा करने वाला देश शामिल है। तो GFR 2017 में संशोधन माल एवं सेवाओं पर पंजीकृत वाले दाताओं को है बिडर्स पर रखा गया है, आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे आप पूछा भी जा सकता है, लेकिन इसमें ये याद रखें कि एक तो संयुक्त उपक्रम, इसका क्या कहाँ उपयोग होगा, और संशोधन किसमें किया गया था, आप ईयर याद रखें। ठीक है, ईयर याद रखेंगे, ये यूपीपीसीएस से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब है ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा हैदराबाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR हैदराबाद में स्थित है। आप याद रखिएगा इस इंस्टीट्यूशन को, यूपी वाले स्पेशल पूछते हैं। डेटा रिकवरी सेंटर क्या है, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ शुरू किया है। आप याद रखेंगे ऐसे, ये रिकवरी सेंटर कृषि मेघ क्या है, तो ये ICAR द्वारा डेटा रिकवरी सेंटर है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR हैदराबाद में जो है एक कृषि मेघ शुरू किया गया है। ये रिकवरी सेंटर है, इसका नाम डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, आप देखेंगे हैदराबाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कीमती आंकड़ों को सुनिश्चित करना है, क्या सुरक्षा देना है। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों की क्या है, सुरक्षा करना है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो कीमती आंकड़े हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी क्या है, NAARM, तो नार्म कह सकते हैं, स्थापित किए गए हैं। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है ये। ठीक है, नार्म में स्थापित किया गया है। वर्तमान में ICAR का मुख्य उद्देश्य, ठीक, मुख्य डेटा सेंटर राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान IASRI में है। ठीक, याद रखिएगा इसे। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, तो ये मुख्य डाटा सेंटर अभी राजधानी दिल्ली में क्या है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। तो अब भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की बात होगी तो ये दिल्ली में स्थित है, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, अभी इस वर्तमान में ये कार्यरत है। यहाँ पे भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना। ठीक है, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा पोषित है, ये वित्त पोषित है, मतलब फाइनेंस है इनका। तो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, कि भारत सरकार ये कहाँ से कहते हैं, NAHEP, ठीक है, NAHEP के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई है। तो आप देखेंगे भारतीय सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना है, जो वो NAHEP के तहत कृषि मेघ की एक स्थापना की गई है। ठीक है, इसके तहत ही कृषि मेघ की स्थापना की गई है। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा ये पोषित भी है, ये भी याद रखेंगे आप।
और साथ साथ उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केबीसी और अल्नेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र पूर्व छात्र नेटवर्क ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली भी शुभारंभ किया गया है। आप इसे याद रखें, केबीसी, अल्नेट, ठीक है, अलुनेट कह सकते हैं। तो इसके नेट की भी जो है व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केबीसी जो है अलुनेट कृषि विश्वविद्यालय पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के संदर्भ में, खासकर याद रखिएगा इन्हें। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक रिपोर्ट। ठीक है, आप इसे जो है छोड़ सकते हैं कि ये मासिक है, द्विमासिक आती रहती है, इससे खोया नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि, इसको आप देखें, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी नीति। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में जो है USD 15.5 मिलियन डॉलर की राशि दी है, मतलब $15.5 मिलियन की राशि दी हुई है। वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो 2030 तक है, संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है वो 2030 एजेंडा है, याद रखिएगा ये भी। तो 2000 सतत विकास के लक्ष्य के प्रति दिशा में विकासशील देशों के समर्थन करने के लिए बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी, ठीक है, कोष का गठन किया गया था। तो ये 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन 2017 में किया गया था, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये रखा क्यों गया था? क्योंकि जो वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य के प्रति विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए, बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, आप इससे भी यहाँ से यूपीएससी के संदर्भ में देख सकते हैं। और सहकारी बैंकों को प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण लागू करने का आदेश है। तो आरबीआई द्वारा जून 2021 में शहरी सहकारी बैंकों को प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण लागू करने को कहा गया है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों को प्रणाली आधारित आधारित परिसंपत्ति जो है का वर्गीकरण लागू करने का आदेश है। तो आरबीआई ने ऐसा कहा है, इनको आदेश दिया है कि आरबीआई द्वारा जून 2021 में शहरी जो है सहकारी बैंकों को प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण लागू करने को कहा गया है। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की कुल परिसंपत्ति 31 मार्च 2020 तक कितनी थी? 2000 करोड़ रुपए से ऊपर रहेगी। ठीक है, 30 जून 2021 से प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करना होगा। इन्हें अब इसे लागू करना होगा। ये जून है, 30 जून 2021 से और 31 मार्च 2020 तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 2000 करोड़ रुपए से कम परिसंपत्ति वाले शहरी बैंकों को समग्र साइबर सुरक्षा ढांचे पर खुद को तीसरे या चौथे स्थान के लिए स्व आकलन कर इस व्यवस्था पर 30 दिसंबर 2021 से लागू करना होगा। प्रणाली आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण से आशय केंद्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली, कंप्यूटरीकृत प्रणाली से परिसंपत्ति का वर्गीकरण करना है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। हम आगे देखेंगे तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की विशेष सुविधा में यस बैंक द्वारा जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी पर विशेष डिजिटल समाधान सुविधा शुरू की गई है। ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की सुविधा ये यस बैंक ने शुरू की है, इसे याद रखेंगे। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की विशेष डिजिटल समाधान सुविधा जो है यस बैंक ने शुरू की है। यह ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने को सक्षम बनाएगा। पूछा जा सकता है आपसे, इसमें जो है ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बचाने की बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिलेगा। ठीक है, प्रतिभूतियों को बेचने की बजाय कि उनके जो ग्राहकों की जो उनके पास जो प्रतिभूति होगी उसे वो बेचने की बजाय वो गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं। तो ये सुविधा यस बैंक दे रहा है अब। और मुथूट फाइनेंस कोविड-19 कवर दिया है मुथूट फाइनेंस ने। तो देखेंगे मुथूट जो फाइनेंस है इन्हें कोविड-19 कवर करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। किसने? मुथूट फाइनेंस ने। इसके साथ कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुथूट जो कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को
कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखिएगा इसे। और कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल है ये। मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से करेगी ये, ठीक है। आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से, ये भी याद रखें खासकर। आगे ये विशेष कवर, ठीक है, केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड लोन जो है, गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। ये विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत जो है